वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। जैसे कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं, तो आज डेट है 8 अक्टूबर, ठीक है, ट्यूसडे है। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले जो है एससीओ के बारे में है। एक्चुअली देखिए अभी क्या है, 15 से 16 अक्टूबर में जो है एससीओ की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, वो जाएंगे, ठीक है, और ये इस्लामाबाद में होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में हो, क्योंकि क्या होता है कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया, आपको पता होगा कि इनका रिलेशन अच्छा नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे भी, है ना। बॉर्डर इश्यूज़ हैं, इसके अलावा टेररिज्म की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब इसमें क्या है, लास्ट टाइम अगर मीटिंग हुई थी तो 2015 में सुषमा स्वराज गई थी, जब इस्लामाबाद के थ्रू जो है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो वो इस्लामाबाद से होते हुए वहाँ गए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉमन मेंबरशिप है, जैसे कि सार्क में ये एक साथ मेंबर्स हैं, इसके अलावा ये एससीओ में मेंबर्स हैं, ठीक है। एससीओ में तो चलो और भी एशियन के कंट्रीज़ हैं, लेकिन सार्क में तो ये नियर बाय बहुत सारे क्लोज, जो जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इन वाले मेंबर्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। और सार्क की मीटिंग भी काफ़ी लंबे टाइम से 2019 के बाद भी कोई भी अपडेशन जो है सार्क में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे वापस से इनका मिलना जो है एक बहुत ही एक शॉकिंग भी है, और कोशिश भी है कि शायद रिलेशन अच्छा हो, लेकिन दिख नहीं रहा वैसे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या होता है कि हम रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना, इंडिया ने किए भी हैं। जैसे कि अगर आप वाजपेयी सरकार के टाइम पे देख लोगे तो 2005 के आसपास हमने बस रूट सर्विस निकाले, ठीक है, बहुत सारे पिलग्रिम्स के लिए भी। अभी जैसे बाबा साहेब वाला जो गुरुद्वारा ओपन हुआ है, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा आगे जाके एक प्रोग्रेस काम किया। लेकिन वही बात है ना, कुछ लोग नहीं अपने जो उनकी मूल जो नेचर होता है उससे वो चेंज नहीं होते हैं। तो काइंड ऑफ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें राइटर भी ये बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान का, क्या होता है कि अक्सर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से क्या होता है कि इसने रिलेशन बहुत बिगाड़ रखा है दिल्ली के साथ, ठीक है। तो ऑल्दो इसमें अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, और ऊपर से ये भी है कि थोड़ी नाराज़गी तब से ज़्यादा और हो गई है 2019 के बाद से, जब से हमने 370 को अबॉलिश किया। और इसके अलावा हमने जम्मू एंड कश्मीर को जब यूटीज़ में कन्वर्ट किया, तो इसके बाद से पाकिस्तान और काइंड ऑफ कह लो आपकी चिढ़ गए हैं वो, है ना, क्योंकि ओवरऑल सेंटर के अंडर में ये पावर चली गया है। क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ईजिली होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ सिविलियंस को मारा जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस होता है रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी अब दोनों नेशंस के बीच में वो उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना बाकी कंट्रीज़ के साथ है, ठीक है। तो अब देखिए सबमिट होगा, अब होप सो, देखते हैं कुछ अच्छा निकलता है नहीं निकलता। बाकी ऐसा इसमें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें प्रीलिम्स के हिसाब से पता होना चाहिए कि जो एससीओ है, सार्क है, इनके मेंबर्स कौन कौन से। जैसे ये सार्क के मेंबर्स एक बार देख लीजिए, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी या फिर कब होनी थी और वो पोस्टपोन कर दी गई, यानी कैंसिल आउट किया गया, उस जगह वो नहीं हुआ था। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे कि नेक्स्ट इसमें एससीओ के बारे में है। एससीओ में कौन कौन से मेंबर्स हैं आप एक बार देख लीजिए। ओवरऑल टोटल 10 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इस्लामिक पाकिस्तान है, इंडिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रिपब्लिक है, कजाकिस्तान है, फेडरेशन, रशिया फेडरेशन है, ठीक है। ये एससीओ मेंबर्स के जो हैं, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एससीओ को इंडिया ने ज्वाइन कब किया था, कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो चलते हैं एक बार नेक्स्ट आर्टिकल में। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट आर्टिकल आपका, देखिए यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, कैबिनेट ने ना 3 से 4 लैंग्वेज के आसपास, आई थिंक 4 या 5 के आसपास लैंग्वेजेस को ना अप्रूव दिया है क्लासिकल लैंग्वेजेस के दर्जे का। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनली कौन सी लैंग्वेजेस को अप्रूवल मिला है, मराठी, पाली, प्राकृति, असमी और बंगाली लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला है। 5 लैंग्वेज हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि आपके जो है
एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ क्राइटेरिया निकाल रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना चाह रहे हो तो उस लैंग्वेज को नियरली 1500 से 2000 ईयर साल का पुराना होना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक टेक्स्ट या रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा एंशिएंट का लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे होता है ना कि जैसे बंगाली का है तो उनका खुद का कोई ग्रंथ या फिर कोई भी नॉवल होनी चाहिए। जैसे तमिल का अगर कह लो तो संगम है, संगम लिटरेचर है, तो इससे पता चलता है कि तमिल कितना पुराना लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत का अपना खुद का ग्रंथ है। तो वैसे ही हर अपने लैंग्वेज का जो है उनका एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। इसके अलावा जो है एडिशनल पोट्री या एपिगोग्राफिकल या इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस मिले हों, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ जैसे लेटर्स या फिर कुछ अलग फॉर्म में भी जो है अगर मिले, इनमें से क्राइटेरिया जो है मेजरली क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा बेंचमार्क्स को। और अभी अगर आप बात करोगे जो हमारे पास ओवरऑल अभी लैंग्वेजेस है तो सबसे पहले तमिल को 2004 में एज अ क्लासिकल लैंग्वेज जो है डिस्कवर किया गया, या फिर इसको लिस्टेड किया गया, डिस्कवर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि लिस्टेड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008, कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम 13, उड़िया को 2014। प्लीज़ ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और बेनिफिट क्या होता है? देखिए बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये होता है कि इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है। और आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 29-30 में जो वल्नरेबल हैं, क्योंकि क्या होता है ये क्लासिकल लैंग्वेज भी वो लैंग्वेजेस हैं जो एक्चुअल में इतने लोगों के द्वारा बोला नहीं जाता प्रेजेंट टाइम पे, और ये इन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एनुअली जो हैं डोमिनेट होते हैं स्कॉलर्स के लिए। इसके अलावा जो है सेंटर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस भी इस्टेब्लिश किया जाता है। और यूजीसी के अंडर में यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है यहाँ पे एक प्रोफेशनल भी जो है प्रोवाइड कराई जाती है इन क्लासिकल लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इन्हें दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कोप 28 के बेसिस पे, अभी देखिए कोप 29 होना है, कोप 28 के बेसिस पे यहाँ पे जो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम जो क्लाइमेट के लिए जो इशू है उसको इरेडिकेट कर सके। देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने फोकस करा है ग्लोबल एडेप्टेशन के मामले में, इन्होंने बोला है कि हमें जो जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, जो जो रिस्क है, जो जो कंट्री सबसे ज़्यादा पहले इम्पैक्ट होंगी क्लाइमेट चेंज के लिए, उन्हें हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमें उनके लिए जो भी वाटर स्केर्सिटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, फूड प्रोडक्शन है, उन्हें इम्प्रूव करना होगा। अभी आपको पता होगा कि पैसिफिक ओशंस में एक आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगी नहीं वरना आप सर्च नहीं करोगे, ठीक है। आप सर्च कर लीजिए भले गूगल में। ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक आइलैंड है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, ऑल्दो इंडिया एक्सप्रेस ने कवर नहीं किया वो, कि वो आइलैंड डूब गया है, ठीक है। और पूरे क्लाइमेट चेंज की वजह से पहला आइलैंड है जो डूब रहा है, अभी काफ़ी न्यूज़ में था ये, इस वजह से शायद ये आर्टिकल आया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको बताइए। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ राइटर क्या बता रहे हैं ना कि जैसे ये 23 का जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट था जो कि समिट में कोप 28 में आए, तो इन्होंने कहा कि अभी करंटली जो पैसा दिया जा रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए वो $366 बिलियन पर ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले जो नेगोशिएशंस हुए थे, अभी जैसे जून में भी हुआ था, उसमें भी मेनली जो है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया गया। एक्चुअली में अभी पता है क्या है, हमारे पास कोप 28, अब कोप 29, फिर उसके बाद 30, 31, ये तो बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस को जितना फिनेंस करना चाहिए ना उतना पहली बात ये कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एक सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया या कोई पॉलिसी का हो गया, या जो चीज़ें अडॉप्टेशन में लेके आना है, ताकि अब डेवलपिंग नेशंस के बाद तो भाई ना तो पैसा है उनके पास, ना कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो अडॉप्ट कैसे करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। और कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल आपकी ओशियंस जो हैं उसमें जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, आइलैंड्स डूब रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें काम करने की ज़रूरत है एडेप्टेशन में। तो यहाँ पे ओवरऑल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन दे रखा होगा, घूम फिर के एक ही पॉइंट पे जो वापस वो बता रही है ना राइटर, वो ये है फिनेंशियली जो है हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो है डेवलप्ड नेशन है उन्हें, ठीक है।
अभी जैसे इन्होंने बोला है कि अभी जैसे यूएई बेलम वर्क प्रोग्राम भी एक हुआ था, जिसमें फोकस किया गया था कि 2 साल, ये यूएई के अंडर में हुआ था। यूएई ने ये अपनी मीटिंग कराई जिसमें ये बोला गया था कि हमें डेवलपिंग नेशंस को जो है सपोर्ट देना है कि उन्हें किस तरीके से क्रिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो फेस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो अचानक से किसी सिटीज़ में बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर ड्रॉट हो जा रहा है, कहीं पर कंटिन्यूसली रेनफॉल है। तो अब आप सोचिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने शुरू किया? डेवलप्ड नेशंस ने। उसका फ़ायदा किसने उठाया? डेवलप्ड नेशन ने। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? डेवलपिंग नेशन उठा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है डेवलप्ड नेशन का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो है ये कोप की जो मीटिंग्स हो रही हैं, अब जैसे कोप की 29 की जो है बाकू में होगी, तो उस पे बेसिस पे जो है इन्हें यहाँ पे फिनेंशियली सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना था एक बार प्लीज़। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा वो कौन सा आइलैंड है जो डूब रहा है, डूब चुका है ऑल दो। ठीक है, अनाउंस कर दिया है एक्चुअली वहाँ के गवर्नमेंट ने भी कि आप जल्दी से जल्दी जो है आइलैंड खाली करके ऑस्ट्रेलिया चले जाइए या फिर कहीं और नेशन चले जाइए। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एआई पावर के बारे में है कि एआई का मार्केट इंडिया में किस तरीके से है। जैसे आपको पता है कि हर जगह अब एआई ही घूम रहा है। इंडियन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और इंडियन इकोनॉमी में अभी देखिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो नोमुरा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, आईएमएफ के अकॉर्डिंग भी जो है अभी हमारे आने वाले 5 साल तक हमारी ग्रोथ 7% के आसपास रहेगी। नॉट बैड, काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे बता रहा है कि आईएमएफ ने तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उससे ज़्यादा ही है। G20 के समिट में भी ग्लोबल पार्टनरशिप एआई एनुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें मेनली जो है इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा खासा अपना जो है रिप्रेजेंट किया। और इंडिया अब जो है आने वाले टाइम पे एआई में इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिख रहा है और एआई में नियरली वो अभी तक उसने 17 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने का प्लान किया है 2027 तक। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसने अभी फोकस किया है अपने आप को जेन एआई यानी जनरेटिव एआई पे जो है अपने आप को आगे रखने के लिए। और एआई इससे क्या होगा कि इंडिया अब जेन एआई के अंडर में इन्वेस्ट करने से एशिया के 13 उन नेशंस में से आ जाएगा जो मेनली जेन एआई के ऊपर जो है अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है। और आने वाले टाइम के लिए उसने जो है इंडिया एआई मिशन के अंडर में 5 साल का बजट 10,372 करोड़ जो है निकाला है। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली, जिस तरीके से 20th सेंचुरी में हम जो कंप्यूटर वगैरह, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह जब बूम हो रहा था तो हमने जिस तरीके से सिलिकॉन वैली को फोकस करवाया ना, इसी वजह से आज सॉफ्टवेयर में हम बहुत महारती हासिल करे हुए हैं। तो सेम वैसे ही जो है एआई के टाइम पे शुरुआत में ही जो है इंडिया बहुत ही अच्छे से फोकस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अभी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करोगे तो जैसे जनरल इलेक्ट्रिक जो है अभी फोकस किया जा रहा है कि इन बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो फोर्ड हो, जनरल मोटर्स हो, उसमें वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसमें भी जो है यहाँ पे एआई जनरेशन को जो है यहाँ मिक्स करने की जो है बात चल रही है इंडियन एआई इकोसिस्टम। ठीक है, तो एआई के ड्रिवन ड्राइविंग इंक्लूजन ग्रोथ पे जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है एआई की, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ओपन एआई कंपनी, आपको पता होगा हमने कितने बार आर्टिकल डिस्कस किया था कि ओपन एआई के बारे में। ठीक है, चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिया भी अपनी जर्नी को शुरू करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि अभी जैसे रिसेंटली नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भी बताया है कि ओवरऑल जो लॉजिस्टिक जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी है वो नियरली 2021-22 में 7.8 से 8.9 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि एआई का जो खर्चा होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, ठीक है, उसका मेड, उसको बनाना, उसको बाहर से लेके आना या फिर खुद की तरफ से यहाँ पे एफिशिएंसी से डेवलप करना, तो इन कॉस्ट को बियर करने के लिए इंडिया जो है अपने आप को लेवल तैयार कर रहा है। और अभी हिस्टोरिकली जो है अभी इंडिया ने भी जो है पेंडो एआई के साथ जो है मिल के अभी इसमें नियरली जो है मेनली यहाँ पे सप्लाई डेटा चेन पे जो है काम करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। ठीक है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि लीडिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपने आप को आगे रख रहा है स्पेसिफिकली एआई मार्केट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर ये भी बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ा इंडिया को जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिस्पाइट यहाँ इंडिया ओवरऑल जो ग्लोबल है 20% वर्ल्ड डेटा जो है जनरेट करेगी और इंडिया उसमें से 2% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो 2% काफ़ी कम है ना एज़ कम्पेयर 20% की। तो यहाँ पर हमें और अपनी कैपेसिटी, अपनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए जो है उसके प्लान जो GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है इस पर, क्योंकि आपका
आपका जो AI काम करेगा वो GPU पे ही काम करता है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट और रिसर्च करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो इसके लिए यहाँ पे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशंस को भी इनबिल्ट किया। अभी रिसेंटली हम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि इंडोनेशिया भी गए थे, मलेशिया वगैरह गए थे, कोरिया गए थे, ठीक है, ताकि वहाँ के कंट्रीज़ के साथ जो है, थाईलैंड गए थे स्पेसिफिकली, है ना, तो हम वहाँ टाई अप कर सकें और वो जो भी सेमीकंडक्टर बना रहे हैं वो चीज़ हम इंडिया में प्लांट लेके आ सके, ठीक है, क्योंकि AI जो है काम जो करेगा GPU, उसमें सेमीकंडक्टर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो मेन फोकस है वो हो रहा है, और इसके साथ साथ हमें जो है स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी कैपेबिलिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है ना। AI बेस्ड जो मेजॉरिटी टीम वर्क है, कंपनीज़ हैं, आने वाले टाइम के लिए पार्टनरशिप करने के लिए, जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप किया है। तो ये इनिशिएटिव को और मेंटेन करना, एस्टैब्लिश करना, और इसके साथ साथ जो जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी, इनकी बिल्डिंग ट्रस्ट, इनके साथ साथ जो जो डेटा सिक्योरिटी, एथिकल इश्यूज़ जो भी आते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा कि फेक DP फेक या फेक ID या फेक फेस बना के जो है AI का मिसयूज़ किया जा रहा था काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ पे, या उनकी फेक जो वॉइस वोकल है उसका यूज़ किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए जो है यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिकली, जोग्राफिकल पोजीशंस के बेसिस पे, ताकि आप AI को जो है सही तरीके से पोटेंशियली यूज़ कर सको। तो यहाँ पे राइटर कुछ सजेशन दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है इंडिया को काम करना होगा AI के गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे, क्योंकि अभी तक हमारे पास AI का कोई भी डेटा लॉ नहीं है, ठीक है, हमारे पास, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आनी होगी AI एल्गोरिदम पे, उसके डिसीजन मेकिंग पे, उसके एल्गोरिदम वो किस तरीके से बनता है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ताकि इसका मिसयूज़ कम से कम हो, बहुत ही मतलब, क्योंकि एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है AI के इम्पेरेटिव के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे काम पे फोकस करने की यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो मिस्टर, अब नाम याद रख लीजिएगा, अभी रिसेंटली इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और ग्रेवी रूविकिन को, ट्यूसडे को, ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने क्या करा है, जो माइक्रो RNA होता है ना, उसमें जीन रेगुलेशंस के बारे में इन्होंने स्टडी करी है, रिसर्च करके बताया है कि आपके फंक्शन, यानी जो आपका जीन होता है, जैसे देखिए आपका कोई सेल है, ठीक है, हर सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हर एक का DNA होता है, हर एक DNA का जो है अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसके DNA के अंदर जीन होता है। तो वो जीन जो है ना, उसमें बहुत मल्टी फंक्शंस होते हैं हर एक का, जैसे आपके न्यूरॉन्स का फंक्शन अलग होगा, आपके बॉडी के डाइजेशन का अलग होगा, जो मैसेजेस देते हैं, है ना, वो जीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है रिसर्च हुई है, जिन्हें इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि माइक्रो RNA और DNA जो है, आप इसका एक बार कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा NCERT से, बेसिक NCERT से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में नहीं पूछा जाएगा, प्री के लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा है, डिस्कवरी करी है जीन एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोजोम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि DNA के फॉर्म में होता है लार्ज टूल बॉक्स में, और इवन हर एक जो सेल होता है उसके अंदर एक स्मॉल टूल बॉक्स होता है। ईच सेल, आपको पता है मिलियन एंड ट्रिलियंस में सेल्स हैं, हर एक सेल के अंडर में जो है आपके पास एक स्मॉल टूल होता है, और वो हर एक टूल का अपना अपना एक काम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसी चीज़ का आइडेंटिफाई यहाँ पे किया है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हर एक सेल में भी, जैसे इन्होंने जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, सेल वॉल होता है अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे एक सेल है, इसके अंदर खुद का अपना एक जीन है, तो यहाँ पे इनके पास खुद का एक टूल किट होता है कि उसको पता होता है कि उसको क्या काम करना है, ठीक है, चाहे वो नर्व सेल भी हो सकता है, वो मसल सेल्स भी होता है, ठीक है, उसको खुद को अपने पास उसका अपना काम होता है, और कब तक करना है ये भी उसे पता होता है। तो जिस चीज़ का पूरा फिनोमिना इन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है, तो इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो और ऑल्दो इससे पहले भी रिसर्च काम किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना इन्होंने पूरी तरीके से उसको जो है, ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी रिसर्च इन्होंने कंप्लीट करी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, अफ्रीका में क्या होता है कि मार्बर्ग करके जो है एक वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक्चुअली बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सीवियर है ये, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये इबोला के फैमिली से ही बिलोंग करता है, सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा इबोला से। और यहाँ पे WHO ने बताया है
कि एक्चुअली वहाँ ज़्यादा होते हुए देखा जा रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा केव्स हैं या बहुत ज़्यादा पुराने जो रोडेंट्स होते हैं या बैट्स रहते थे, अपना गुफा वगैरह बना के रहते थे, या फ्रूट बैट है, इजिप्टियन फ्रूट बैट है, उनकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जो फ्लूइड होता है ह्यूमन का, अगर वो भी स्प्रेड हो गया, जैसे आपका सलाइवा हो गया या फिर आपकी छींक हो गई, है ना, काइंड ऑफ अ फ्लूइड से भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंटेमिनेटेड से हो रहा है ये। ऑल्दो अगर आप बात करोगे इसके वैक्सीन की, तो अभी कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी टेस्ट चल रहा है, और टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे यूएस बेस्ड सबीन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रवांडा में 700 डोसेस भेजे तो हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रहा है मारबर्ग वायरस, अब याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्री सेक्टर रिपोर्ट कार्ड के बारे में देखिए, यहाँ पे 10 साल का रिपोर्ट जो है कंपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट कि 2014 से पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी और 2014 के बाद जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनके बीच में किस किस क्रॉप्स का यहाँ पे ग्रोथ बढ़ी है। तो ओवरऑल देखिए इस चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 चार्ट है, उसी के बारे में पूरा बताया है कि जैसे अगर आप इन 10 साल के अंडर में देखोगे तो फिशिंग एक्वाकल्चर जो है 9% तक पहुँच गया, लाइफ स्टॉक 5%, उसमें भी मिल्क और पोल्ट्री मीट और एग्स, पोल्ट्री मीट सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा क्रॉप, हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा फूड ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन है। लेकिन इसमें नेगेटिव परफॉर्मर है जूट, टी, कॉफ़ी और टबैको का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे स्टेट वाइज, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु है, लेकिन इनमें भी वेरिएशंस है। एग्रीकल्चर क्रॉप में अच्छा परफॉर्मेंस जो है, इसमें से इन 5 अगर ऊपर के स्टेट्स देखोगे तो आंध्र प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप क्रॉप्स में देखोगे तो क्रॉप्स में यहाँ पे मध्य प्रदेश ने, लाइफ स्टॉक में देखोगे तो लाइफ स्टॉक में यहाँ पे मध्य प्रदेश ने, और अगर आप फिशिंग में देखोगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने फिशिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल में। तो इस तरीके से ये मेजरली स्टेट्स का आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे पूरा कंपेयर किया है। ये डेटा जो दे रखा है ना, ये इसी की डेटा के बारे में है। और कुछ डेटा जैसे यहाँ पे ये बताया कि किस तरीके से, जैसे अगर आप दाल का प्रोडक्शन देखोगे तो पहले 18 मिलियन टन था, अब वो 303 मिलियन टन हो गया है नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा हाउस होल्ड कंजम्पशन जहाँ पहले 29 मिलियन टन था, अब वो 84 से 151 मिलियन टन हो गया है। मिल्क का प्रोडक्शन जहाँ पहले सिर्फ 92 मिलियन टन था 2004-05 में, अब 2022-23 में 230 मिलियन टन हो गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो हैं एक एक सेगमेंट को कंपेयर किया गया है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे लो बताई जा रही हैं, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है, नए नए जैसे शुगर केन, कॉटन्स वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ा है। टेक्नोलॉजी का बैकवर्ड है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी बेटर, पहले से बेटर हुआ है ग्रोथ जो परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। थैंक यू।